अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेंटर उम्मा रुमान। ये जो इंटरव्यू हम डिस्कस करने लगे हैं ये 15 डेट का है और सरगोधा के कैंडिडेट हैं उनका है। वो कहते हैं कि चेयरमैन जो थे वो अब्दुल जब्बार शाहीन साहब थे और कहते हैं कि चेयरमैन ने मुझे खुद ही कहा कि आपने BS किया है और एमएड किया है। कहते हैं मैंने कह दिया जी सर। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जॉब करते हैं, उन्होंने वो बताया। फिर उसके बाद उन्होंने CEO के हवाले से डिस्कशन की। फिर कोई वहाँ के हेड मास्टर हैं या शायद जो भी फेमस पर्सनैलिटी होंगे या CEO होंगे, इफ्तिखार वरक साहब, कहते हैं वो आपस में उनकी बात करने लग गए। फिर कहते हैं कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी नहरें हैं। ये जो सरगोधा से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इन क्वेश्चंस को ज़रूर रेडी करें। जो नहरों के हवाले से इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी है और आपने ज़रूर रेडी करने हैं। होपफुली आपसे भी शायद ये क्वेश्चंस कर लिए जाएँ। तो कहते हैं कि मैंने बताया कि 2 नहरें हैं, कायदाबाद लिंक नहर और लोअर जेहलम नहर। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि इरिगेशन वाली कौन सी है। कहते हैं मैंने बता दिया कि लोअर जेहलम कैनाल जो है वो इरिगेशन वाली है। उसके बाद मंडी बहाउद्दीन और सरगोधा के कुछ इलाकों को पानी मुहैया करते हैं। कहते हैं कि भाई मैंने खुद ही बता दिया। फिर रसूल बिराज का नाम लिया ना जब चेयरमैन साहब ने, तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद ही बता दिया कि एक तीसरी नहर का मनसूबा भी चल रहा है जो जेहलम साल ट्रेन के इलाकों को इरीगेट करती है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इस कैंडिडेट ने जो है वो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड किया और मेरी दुआएं जो हैं उनके साथ हैं कि अल्लाह ताला उनको एज ए लेक्चरर सेलेक्ट करवाए। उसके बाद वो कहते हैं कि चेयरमैन ने खुद ही आगे कुछ मज़ीद तफसील भी बताई मुझे। फिर वो कहते हैं अपर जेहलम का मनसूबा पूछा कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो कहते हैं कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने कहा कि सर मुझे इसका पता नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि आप टीचिंग कर रहे हैं तो कब से कर रहे हैं। कहते हैं मैंने जवाब दिया कि 2009 से कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि चेयरमैन साहब ने मुझसे पूछा कि आपका स्केल 16 है, फिर आपकी प्रमोशन क्यों नहीं हुई। तो उन्होंने कहा मैंने बताया कि मैं कंप्यूटर टीचर हूँ, हमारी हाई रेट की वो नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि मतलब उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा आंसर किया है, लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको आंसर कर देती हूँ कि जो करिकुलम है ये रिलेटेड है सम टोटल एक्टिविटीज़, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ आप एजुकेशनल एजेंसीज़ के अंडर मतलब गेन करते हैं या एक्टिविटीज़ जो है आप परफॉर्म करते हैं या जो भी नॉलेज आप गेन करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ एजुकेशनल एजेंसीज़, दैट इज़ कॉल्ड करिकुलम। बेशक वो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, आपका सिलेबस है, आपका कंटेंट है, आपकी मेथोडोलॉजीज़ हैं, सब कुछ करिकुलम का हिस्सा होता है। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि मतलब डिफरेंस उन्होंने पूछा था सिलेबस में। तो सिलेबस जो है ये एक आउटलाइन है आपके कंटेंट ऑफ स्टडीज़ की, या आप स्कीम ऑफ स्टडीज़ कह सकते हैं। अच्छा, कुछ इंटरव्यूज़ जो है ना उनमें सिलेबस और स्कीम ऑफ स्टडीज़ का फ़र्क भी पूछा जाता है। तो ये बहुत रिलेटेड टर्म्स हैं। सिलेबस और करिकुलम का फ़र्क तो सबको पता है कि सिलेबस ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एनी एजुकेशनल एजेंसीज़ होती हैं और सिलेबस जो है वो आउटलाइन होता है किसी भी कंटेंट का। लेकिन स्कीम ऑफ स्टडीज़ और सिलेबस में क्या डिफरेंस है। अब जो सिलेबस है ना वो आपकी लर्निंग एक्टिविटीज़ की एक आउटलाइन होगी, लेकिन स्कीम ऑफ स्टडीज़ जो होगी ना वो एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होगी आपके कंटेंट के हवाले से। अब आप उसको बुक भी नहीं कह सकते। स्कीम ऑफ स्टडी से मुराद ये होता है कि आपको डेली की डिटेल प्रोवाइड की जाती है कि कौन सी बुक का कौन सा चैप्टर आपने कितना कवर करना है और कौन सा कंटेंट आपने किस कंटेंट के साथ रिलेट करके पढ़ाना है। सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत से टॉपिक्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मिलते जुलते होते हैं, तो कोशिश ये की जाती है स्कीम ऑफ स्टडीज़ में कि जो मिलते जुलते टॉपिक्स हैं वो एक ही दिन में पढ़ाए जाएँ। बेशक आपके कंटेंट में, आपकी बुक्स में वो टॉपिक्स आगे पीछे क्यों ना हो, मतलब एक बुक में पहले वीक की सिलेबस में आ रहे हैं, दूसरी बुक में जो है चौथे वीक के सिलेबस में आ रहे हैं। तो स्कीम ऑफ स्टडीज़ में कोशिश ये की जाती है कि जो चौथे वीक वाला डाटा है वो पहले के साथ रिलेट करके इस तरह पढ़ाया जाए कि स्टडी जो है वो ईजी हो जाए। क्योंकि बच्चे अगर एक ही कंसेप्ट को साथ साथ रिलेट करके पढ़ते हैं तो उनके लिए पढ़ना ज़्यादा ईजी हो जाता है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो स्कीम ऑफ स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा वर्क करता है बजाय सिलेबस पे वर्क करने के। ठीक हो गया। मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। वो कहते हैं कि फिर साथ ही मैंने बताया कि उन्होंने असम्बली का बहुत ज़बरदस्त जिक्र किया, क्लास वर्क का जिक्र किया। कहते हैं मैंने स्पीच कंपटीशंस की एग्जांपल दी। उसके अलावा वो कहते हैं डिटेल्ड कंटेंट ऑफ कोर्स जो है। अच्छा, डिटेल्ड कंटेंट ऑफ कोर्स जो है ना वो स्कीम ऑफ स्टडीज़ होता है और इन्होंने सिलेबस में बता दिया। लेकिन नो डाउट ये मिलती जुलती टर्म्स हैं, तो इनका मतलब ये क्वेश्चन इतना ख़राब तो नहीं हुआ। फिर वो कहते हैं मुझसे पूछा गया कि व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच एंड वेयर टू टीच। अच्छा, ये चीज़ जो है ना अगर हम ब्रॉडर सेंस में लें तो नो डाउट करिकुलम की तरफ जाती है, लेकिन अगर हम इसको नैरो सेंस में लें तो ये टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ की तरफ भी जाती है कि जब टीचर जो है अपना मेथड ऑफ टीचिंग या आप ऐसे समझ लें कि लेक्चर को जब प्रिपेयर कर रहा होता है, लेसन प्लानिंग कर रहा होता है, तो उस वक्त भी वो यही इन्हीं चीज़ों पे वर्क कर रहा होता है कि मैंने क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और किस तरह से पढ़ाना है और कहाँ खड़े होकर पढ़ाना है। ठीक है। लेकिन वेयर टू टीच का जो सेंटेंस है ये नो डाउट जाता है करिकुलम की तरफ, तो इन्होंने बहुत अच्छा आंसर किया, बिल्कुल ठीक आंसर किया कि ये करिकुलम है। उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा अब्दुल रऊफ़ साहब, अब आप फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड
इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में डिस्कस करें। तो कहते हैं मैंने बता दिया, साथ ही पूछा कि किसी एजुकेशन का कोई मखसूस टाइम नहीं। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ व्हाट इज़ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। नो डाउट आप लोगों को पता होगा, लेकिन रिकॉल हो जाएगा। अब फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जो हम एजुकेशनल एजेंसीज़ में हासिल करते हैं, जिसमें रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होते हैं, जिसमें एग्जामिनेशन सिस्टम होता है, आपकी एवेल्यूएशन की जाती है, आपकी मेजरमेंट की जाती है, उसके अलावा आपको डिग्रीज असाइन की जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं। सबसे बड़ी फॉर्मल एजुकेशन का जो बेनिफिट है वो है आपको डिग्रीज़ मिल जाती हैं। ठीक हो गया। फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो डिग्रीज़ तो नो डाउट इसमें भी मिलती हैं, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबल रूल ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में जो है रूल ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते। जो है आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो रब्ता होता है ना टीचर स्टूडेंट का, वो नहीं रहता। फ़ेस टू फेस रब्ता जो है वो बहुत कम होता है या ना होने के बराबर होता है। उसके अलावा नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है आपको सेकंड चांस ऑफ लर्निंग प्रोवाइड करती है। आप अपनी ईज़ के हिसाब से इसमें जो है वो अपने कंटेंट को कवर कर सकते हैं। अब अगर इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो ये लाइफ लॉन्ग होती है, इसमें कोई टाइम नहीं होता, आप सारी ज़िंदगी सीखते हैं। और इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकती है। तो अब कहते हैं मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा गया कि कौन सी टाइप ऑफ या मोड ऑफ एजुकेशन ऐसा है जिसमें जो है टाइम का कोई फैक्टर इंक्लूड नहीं होता। तो नो डाउट ये इनफॉर्मल एजुकेशन ही बनती है। कहते हैं उसके बाद मुझसे पूछा गया कि फ़ीमेल एजुकेशन के बारे में बताएं कि इसमें बैरियर्स कौन कौन से हैं। तो नो डाउट हर तरह से बैरियर्स है। रिलीजियस फैक्टर अगर देखा जाए तो पर्दे का हुक्म है, और ये बरमला बता दिया गया है कि एक मेल जो है किसी सूरत भी फ़ीमेल को नहीं पढ़ा सकता, या फ़ीमेल किसी मेल से नहीं पढ़ सकती। आज के दौर में तो ये चीज़ें बहुत अकियानूसी समझी जाती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू यही है। एक बड़े मशहूर आलिम दीन थे, उनका कॉल था, अल्लाह कमी कोताही माफ़ करे, उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर पढ़ने वाली राबिया बसरी हो और पढ़ाने वाला सुल्तान बाहू हो, मेरे माइंड में यही आ रहा है कि सुल्तान बाहू हो, शायद कोई और नाम भी हो सकता है, मुझे अब कंफर्म नहीं है, कि अगर राबिया बसरी भी पढ़ रही हैं ना तो तब भी नामहरम के पास पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है मज़हब में। उसके बाद अगर सोशल पहलू को देखा जाए तो हमारी जो सोसाइटी है वो वाकई इस चीज़ को, अब तो बहुत जो है पर्सपेक्टिव चेंज हो गए हैं इस चीज़ के, लेकिन औरतों की तालीम को पहले बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था। और अब भी बहुत से घराने ऐसे हैं जो फीमेल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। अगर हम स्पेशली रूरल एरियाज़ का डिस्कस करें ना तो ऐसा है। कुछ फैमिलीज़ के बैकग्राउंड ऐसे हैं जिनकी वजह से औरतों को पढ़ने में या पढ़ाने में मसाइल का सामना है, और ये एक हकीकत बात है। उसके अलावा वो कहते हैं कि एक सवाल आया जिसमें कहते हैं उन्होंने मुझसे कोई सवाल किया, वो सवाल तो उन्होंने नहीं बताया कैंडिडेट ने। वो कहते हैं कि भाई मैंने उसका आंसर किया कि मैं कंप्यूटर टीचर हूँ। तो कहते हैं कि भाई एजुकेशन की पॉलिसी पढ़ी है आपने? कहते हैं जी मैंने पढ़ी है। तो कहते हैं कि कंप्यूटर जो है वो कौन सी पॉलिसी में शामिल किया गया? नो डाउट ये पॉलिसी 1992 में शामिल किया गया। उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी, और जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो थे फ़खर इमाम साहब। तो कहते हैं कि मतलब ये भी मुझसे पूछा गया। फिर कहते हैं कि दूसरे मेंबर ने ट्रेनिंग कॉलेजेस के बारे में पूछा, जिनको एजुकेशन कॉलेजेस भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने 2 कॉलेजेस के बारे में बता दिया कि एलिमेंट्री कॉलेज फॉर एजुकेशन, जिनको अब ना किसी हद तक QAED के साथ जो है वो मर्ज कर दिया गया है। तो कहते हैं मैंने बता दिया कि एक तो गुजरात में है, दूसरे का मुझे नहीं पता। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन का पूछा गया। आपको पता है इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है? इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो उसका मतलब ये है कि आप हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करें। जैसे डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं या माइनॉरिटीज़ हैं या जनरल स्टूडेंट्स हैं, उन सबको एक जैसी जो फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो प्रोवाइड करना इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। उसके बाद कहते हैं कि मुझसे पूछा गया कि कौन कौन से स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो कहते हैं मैंने बताया माइनॉरिटीज़ वगैरह भी आ जाते हैं, और उनको सबको एक ही क्लास में पढ़ाया जाता है। तो कहते हैं कि वो सामने से कहने लगे कि मीन सेम टीचिंग। फिर एक मेंबर ने कहा कि फ़ंक्शन ऑफ एजुकेशन बताएं, और कंजर्वेशन का भी पूछा। अब फंक्शन ऑफ एजुकेशन क्या हो सकते हैं? जो फंक्शन ऑफ एजुकेशन है ना वो किसी इंडिविजुअल की तरफ भी जा सकते हैं और सोसाइटी की तरफ भी जा सकते हैं। मतलब आप एजुकेशन के जितने भी काम हैं आप सारे इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मैं पिछले एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, अब इसमें बताऊँ तो फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि फिर मुझसे कंजर्वेशन का पूछा गया, जिसको मैं एंटरटेन नहीं कर सका। अब कंजर्वेशन जो है ना मैं आपको बता देती हूँ। कंजर्वेशन जो है ना प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थीरी है ना, प्याजे एक स्विस एजुकेशनिस्ट थे, या आप कह सकते हैं कि मतलब साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक हो गया। वो कहते हैं कि कंजर्वेशन जो है इसमें ये होता है कि बच्चा जो है ना वो अपनी कंजर्वेशन पे कंट्रोल कर लेता है। मतलब एक होता है कंजर्वेशन प्रॉब्लम। अब पहले आप ये समझ लें कि कंजर्वेशन प्रॉब्लम क्या होता है। मतलब फॉर एग्जांपल आप एक गिलास में बच्चे को जूस देते हैं, ठीक है,
और बच्चे को वो जूस ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर उतनी ही क्वांटिटी का जूस जो है वो जग में आप बच्चे को दे दें तो वो बच्चा कहेगा नहीं, मैं ये कम है, मैंने नहीं लेना। मतलब वो उसका कंजर्वेशन प्रॉब्लम होता है कि मतलब वो ये नहीं देख सकता कि अगर चीज़ जो है उसके बर्तन डिफरेंट कर दिए जाएं, या फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी जो है फॉर्म जो है उसको अल्टर्ड कर दिया जाए तो क्वांटिटी सेम रहती है, वो इस चीज़ को नहीं समझ सकता कंजर्वेशन प्रॉब्लम के लेवल पे। लेकिन जो लेवल होता है ना हमारे पास कंजर्वेशन का, तो कंजर्वेशन के लेवल में बच्चा इस चीज़ को समझने लग जाता है। फॉर एग्जांपल आपने उसको जग में जूस दिया या ग्लास में जूस दिया, तो वो उसको ये चीज़ समझ में आने लग जाएगी कि जो जूस है उसकी क्वांटिटी सेम ही है। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एक थ्योरी का एक पॉइंट है। ठीक हो गया। होपफुली आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।